नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा लीक का जो मामला था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जांच कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी जानकारी है, परीक्षा रद्द कराने पर सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। छात्र कर रहे हैं परीक्षा रद्द करने की मांग। बता दें कि परीक्षा रद्द करने पर बड़ा फैसला सीएम धामी ले सकते हैं। लगातार परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पेपर रद्द हो जाए, लेकिन परीक्षा रद्द कराने को लेकर परीक्षार्थियों का गुस्सा फूटने लगा है। छात्र अब लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते स्नातक स्तरीय परीक्षा पर जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है सीएम धामी को। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में बड़ी धांधली, और उसी मामले पर अब रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम धामी को और जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपी है। अब सीएम धामी एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ती हैं। भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 49वें इंटरनेशनल कालीन मेले का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कालीन व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना गया। आपको बता दें कि मेले में 62 देशों के बायर्स ने भागीदारी ली और जहां व्यापारियों ने 200 स्टॉल्स लगाए थे। ये मेला कालीन उद्योग को बढ़ावा देने की पहल के लिए एक राहत आयोजित किया जाता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जब इंटरनेशनल कालीन मेले का पहला संस्करण भदोही में हुआ था तो उसमें भी भागीदार यहाँ पर मैं रहा था। उन्होंने कहा कि शुरू से ही मेरा ये मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी ताकत हैं। इनका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रारंभ से ही मेरा ये मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी। और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी।
जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है, दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है। और भारत के अंदर यही होता था। कानपुर के आयकर भवन में आज आयकर अधिकार के निर्देश पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कार्यशाला में धर्मार्थ और सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को सेक्शन 12AB और 80G के तहत छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। आयकर विभाग की टीम ने संस्थानों को समझाया कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें और वो अपने दानदाताओं को टैक्स छूट का लाभ दिला सकती हैं। विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कई संस्थानें भी ऐसी हैं जहां आयकर अधिनियमित के तहत पंजीकरण नहीं करवा पाई हैं, जिसमें उन्हें कर का लाभ नहीं मिल पाता। कार्यक्रम में उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सवाल रखे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी सहारनपुर के देवबंद पहुंचे हैं, जहां हजारों छात्रों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा।
अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रही कचरी की फैक्ट्री पकड़ी है। दरअसल नेपाल, असम, इंदौर और उड़ीसा समेत विभिन्न राज्यों के पते लिखे पाउच में कचरी पैकेट्स यहां पर तैयार किए जा रहे थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कचरी मसाला, टूटे चावल और टूटी मक्के के दाने और 5 नमूने एकत्रित किए हैं, जिसको सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। सूचना मिली कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें ये पैक्ड बच्चों के खाने के सामान पैक किए जा रहे हैं, नमकीन, रंगीन। उसी संसूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की तो मौके पर पैक्ड आर्टिकल्स मिले, फूड आर्टिकल्स, जिसमें आसाम, उड़ीसा, इंदौर, नेपाल का एड्रेस मिला पैकेटों पे। और मौके पर विक्रेता के पास कोई खाद्य पदार्थ बनाने का लाइसेंस नहीं था, तो जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पैक्ड आर्टिकल्स को सीज कर रहे हैं। अच्छा, नमूने कितने आपने जमा किए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद किस तरह की कार्रवाई की जानी है? रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, जैसे अनसेफ हुआ तो उसकी कार्रवाई, या जैसे भी स्थितियां बनेगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टया तो ये कंप्लीट जो है, किस पे पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट कुछ है ही नहीं है, तो मिस ब्रांड तो प्रथम दृष्टया है। और चीजें जो है रिपोर्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड के मामले में जांच रिपोर्ट पे। नमूने कितने जमा किए हैं और अपना परिचय बता दीजिए आप। मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बुलंदशहर बोल रहा हूँ। लगभग जो है 6 नमूने अभी संकलित किए गए हैं इस फैक्ट्री से। प्रदेश के कई जिलों में लगातार पटाखा विस्फोट की घटनाओं को लेकर गोंडा का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां पर तरभंज थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी और भारी पुलिस फोर्स के साथ बेलसर गांव पहुंचे और कई घरों और दुकानों में छापेमारी करके तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानों और मकानों में रखे गए एक एक सामान को देखा गया, लेकिन किसी भी दुकान और घर में अवैध पटाखे नहीं मिले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखने को मिल रहा है कि लगातार विस्फोट की खबरें सामने आती हैं और पटाखे को अवैध रूप से जो बेचा जा रहा था उसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है, और इसी को लेकर देखने को मिल रहा है कि लगातार छापेमारी की जा रही है, दुकानों को चेक किया जा रहा है। आखिरकार पुलिस किस प्रकार से अभियान को चला रही है? इसी में दर्शकों को बताना चाहूंगा पूरा मामला इस गोंडा जनपद का। जैसे कि आपने कानपुर में देखा होगा, कानपुर में एक विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद से कहीं न कहीं प्रदेश सरकार इस मामले में काफी सक्रियता बरत रही और निरंतर इस तरह की छापेमारी कर रही, इस तरह की कहीं भी अवैध पटाखों का भंडारण ना हो। इसी को लेकर गोंडा जनपद के तरफगंज के अंतर्गत बेलसर में भी कल देर रात को छापेमारी की गई और देखा गया कहीं भी इस तरह का भंडारण तो नहीं। वही हम बताना चाहेंगे पूरा मामला पिछले वर्ष इसी जगह बेलसर में भंडारण को लेकर विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और लोग उसमें घायल भी हुए थे। उसी को लेकर गोंडा पुलिस भी सतर्क है और इस तरह के अवैध भंडारण की जांच कर रही। फिलहाल इस भंडारण में कोई ऐसी चीज नहीं मिल पाई है, मगर पुलिस फिर भी तत्पर है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गोंडा पुलिस बात की देखभाल कर रही, किसी तरह का अवैध भंडारण न मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ललितपुर जिले के विकास में योगदान देने वाली एक और मुख्य सड़क के लिए प्रशासन शासन फंड जारी कर रहा है। करीब 20 किलोमीटर की 2 लाइन सड़क अब निर्माण के लिए शासन ने 62 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। करीब 20 दिन बाद चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण सड़क निर्माण का शुरू हो जाएगा। अब सदर विधायक ने अपने चुनावी क्षेत्र की सड़क के निर्माण कराने में विशेष भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी ने ललितपुर से जखौरा मार्ग को स्वीकृति प्रदान करते हुए फंड रिलीज किया है। सड़क को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की सड़क है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विधायक की बात को मानकर जनहित ऐसी सड़क जो वर्षों से खराब पड़ी थी उसको पूर्ण करने के लिए आज जीओ जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय से अपनी सरकार और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर के ITI मैदान में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जो कि 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थी और PMFMI योजना के उद्यमियों और विश्वकर्मा समाज के कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मिट्टी के बने पारंपरिक उत्पादों से लेकर आधुनिक हस्तशिल्प तक की झलक मेले में देखने को मिल रही है।